पूरी दुनिया इस समय एक आर्थिक मंदी का सामना कर रही है क्योंकि पहले पैंडेमिक और फिर रसिया के यूक्रेन के इन्वेजन से पैदा हुए पॉलिटिकल क्राइसिस। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनूप और आज हम बात करने वाले हैं चाइना में चल रहे कुछ इंटरनल क्राइसिस के बारे में। साथ ही साथ जानेंगे इन क्राइसिस से भारत को क्या फायदा होने वाला है। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई यूएस, यूके और जर्मनी सहित कई देशों में एक दशक के हाईएस्ट लेवल को हिट कर रही है। यहाँ तक कि इंडिया में भी पिछले एक साल से महंगाई काफी बढ़ती जा रही है। लेकिन वर्ल्ड की एक प्रमुख अर्थव्यवस्था चाइना काफी खराब प्रदर्शन कर रही है और इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ रहा है और ऑफिशियली वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी स्लो होती जा रही है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इस साल चाइना की ग्रोथ फोरकास्ट को घटाकर 4.4% कर दिया है, जो कि बीजिंग के 5.5% के टारगेट से काफी कम है। यहाँ तक कि ये जीडीपी टारगेट चीन के लिए 3 दशकों में सबसे कम ऑफिशियल टारगेट है। इनफैक्ट पिछले 46 सालों में पहली बार यूएसए चाइना से ज्यादा तेजी से ग्रो करने जा रहा है। एक प्रमुख चीनी अधिकारी ली ने कहा है चीन का 5.5% का एनुअल ग्रोथ टारगेट काफी तेजी से उनके पहुंच से बाहर होता जा रहा है और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनाए रखना साथ ही ग्रोथ को प्रिजर्व करना ही सरकारी अधिकारियों का प्राइमरी फोकस रहना चाहिए। और समस्या चीन के बड़े शहरों और बिजनेस हब्स में कोविड लॉकडाउन है, जिसने उनकी अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। इसने कई मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री को बंद करने के लिए मजबूर किया है और लाखों लोगों को घर पर रखा है। साथ ही सप्लाई चेन में एक बड़ी बाधा उत्पन्न की है जिसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। साथ ही साथ संघाई जैसे शहरों में आर्थिक गतिविधियों का दम निकाल दिया है, जो कि चीन की फाइनेंशियल कैपिटल है। यह शहर लॉकडाउन के साथ लंबे समय तक इसके सेंटर में रहा है, जिसने एप्पल और जनरल इलेक्ट्रिक जैसी बड़ी कंपनियों को प्रभावित किया। इन्होंने इन्वेस्टर्स को प्रोडक्शन, डिलीवरी प्रॉब्लम्स और कम बिक्री के बारे में चेतावनी दी है। इनफैक्ट एप्पल ने कहा है कि चीनी लॉकडाउन से सप्लाई चेन प्रॉब्लम के कारण खोई हुई बिक्री में कंपनी को 4 अरब से 8 अरब डॉलर के बीच लॉस हुआ है। चीन की मंदी दुनिया को नुकसान पहुंचा रही है क्योंकि यह न केवल दुनिया के सामानों के लिए एक बड़ा बाजार है, बल्कि ग्लोबल ट्रेड के केंद्र में मैन्युफैक्चरिंग का केंद्र भी है। 2020 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार चीन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का लगभग 1/3 हिस्सा मैन्युफैक्चर करता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं चीन की 3 मेन क्राइसिस की और उनके क्या इम्पैक्ट होंगे वर्ल्ड इकोनॉमी पे। तो सबसे पहले है बीजिंग जीरो कोविड पॉलिसी, सेकंड है चाइनाज बैंकिंग क्राइसिस और थर्ड है चाइना का रियल एस्टेट क्राइसिस। सबसे पहले बात करते हैं बीजिंग जीरो कोविड पॉलिसी। तो दोस्तों, बीजिंग की जीरो कोविड नीति ने चाइना में बार बार लंबे समय तक लॉकडाउन किए हैं, लोगों की आय को नुकसान पहुंचाया है और इसके अलावा सिंचुआन प्रोविंस में सूखे और गर्मी की लहर ने एप्पल, टेस्ला, टोयोटा जैसी कंपनियों को भी प्रभावित किया है। दूसरे नंबर पे है चाइना का बैंकिंग क्राइसिस। चीन का वर्तमान आर्थिक संकट 2008 से डायरेक्ट रिलेशन रखता है, जब चीनी सरकार ने वैश्विक मंदी का मुकाबला करने के लिए बड़े पैमाने पर लोन फेवर्स दिए और मैक्सिमम गवर्नमेंट क्रेडिट्स रियल एस्टेट्स और प्रॉपर्टी खरीद फरोख्त में यूज किया। इससे कीमतों में गंभीर गिरावट आई। हालांकि 2011 और 15 में इसमें रिकवरी भी देखी गई, लेकिन इसका इम्पैक्ट आज भी चीन के रियल एस्टेट मार्केट में देखा जा सकता है। नंबर 3 पर है रियल एस्टेट क्राइसिस। तो चीन की आर्थिक गतिविधियों का लगभग 1/3 हिस्सा रियल एस्टेट से आता है। हालांकि मौजूदा संकट ऐसा है कि लगभग 30 मिलियन नई डेवलप्ड प्रॉपर्टीज पिछले साल बिना बिके रह गए। जुलाई में लगातार 11वां महीने आवास की कीमतों में गिरावट आई और S&P को उम्मीद है इस साल संपत्ति की बिक्री में 1/3 गिरावट आएगी। इस सब के अलावा चीन के मौजूदा संकट के लिए शी जिनपिंग के इकोनॉमिक मॉडल को भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। द इकोनॉमिस्ट की डिटेल्ड रिपोर्ट है कि कैसे सरकार के नियमों और जुर्मानों की स्थिति ने चीन की गतिशील तकनीकी उद्योग को नुकसान पहुंचाया है, जो अपने सकल घरेलू उत्पाद का 8% योगदान देता है। साथ ही जीडीपी के 5वें हिस्से के लिए जिम्मेदार संपत्ति क्षेत्र में भी बड़े पैमाने पर कार्रवाई हुई है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमी पे चाइनीज क्राइसिस का क्या प्रभाव रहेगा। इससे कम आपूर्ति से दुनिया भर में कंज्यूमर गुड्स की कीमतें बढ़ेंगी, चीन को एक्सपोर्ट करने पर निर्भर देशों के लिए आर्थिक समस्याएं पैदा होंगी और ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट मतलब शेयर मार्केट में भी काफी हद तक प्रभाव आएंगे। तो सवाल अब ये आता है कि क्या भारत इस सिचुएशन का फायदा उठा सकता है और दुनिया के लिए एक अल्टरनेट मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर सकता है। तो जी हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। भारत के पास कई स्ट्रेंथ है जो इसे मैन्युफैक्चरिंग हब बनने में हेल्प कर सकती हैं। जैसे कि इंडिया के पास बहुत सारे इंजीनियर हैं डिफरेंट फील्ड से, यंग लेबर फोर्स है और चाइना के कंपैरिजन में वेजेस भी यहाँ पर बहुत कम है।
साथ ही भारत अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्केट है विद गुड कंजम्पशन कैपेसिटी। तो जो भी यहाँ प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर किया जा रहा है उसे यहाँ की मार्केट में सेल भी किया जा सकता है। बात करते हैं कि क्या इश्यूज हैं जो इंडिया फेस कर रहा है एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने में। फर्स्ट है टैलेंट और स्किल शॉर्टेज। भारत में वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से स्किल्ड लेबर बहुत ही कम अवेलेबल है। सेकंड है सप्लाई चेन। इंडिया में सबसे मेजर इशू है इनएफिशिएंट सप्लाई चेन। वैसे इस पर टाइम के साथ काफी बदलाव देखा जा सकता है, जैसे न्यूली डेवलप्ड हाईवेज, लेकिन अभी भी सप्लाई चेन में मेजर डेवलपमेंट और चेंजेस की जरूरत है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंसेंटिवाइज एफडीआई। गवर्नमेंट को फॉरेन कंपनीज को इंसेंटिवाइज करना चाहिए ताकि और भी कंपनियों को भारत में मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए अट्रैक्ट किया जा सके। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आप सभी लोगों को ये जानकारी कितनी हेल्पफुल लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल के सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।